आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, ई श्रम कार्ड योजना आई हुई है जो भारत सरकार ने लॉन्च की है। इसके तहत आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिल सकती हैं, क्या क्या योजना है, क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या इसके फायदे हैं, कि इसको किस तरह से बनवाया जाता है। आज मैं ई श्रम कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई बात आपको डाउट लगता है या क्लियर नहीं हो पाता तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में ई श्रम कार्ड की ये जारी कर दिया है। क्यों किया है और किस मंत्रालय ने किया है, जो आपको लोगों को बताता हूं। देखो, ई श्रम कार्ड जो जारी करने का मंत्रालय है वो आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसको हाल ही में इसके जो मंत्री हैं श्री माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है, उनके द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ई श्रम कार्ड आपके ये जारी किए गए हैं। इसको बनवाया जा रहा है और इसको बनाने के बाद इसके फायदा क्या है तो देखिएगा। ई श्रम बनवाने के लिए सबसे मेन काम है, इन्होंने क्या है, ई श्रम मंत्रालय रोजगार के तहत इस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, इसको विकसित किया। ई श्रम पोर्टल पे जाकर ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और साथ ही साथ इसका मुख्य काम क्या है, जो कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना होता है। इस मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जितने भी भारत में मजदूर हैं, कामगार कहते हैं जो मजदूर होते हैं, जो स्वयं का कोई छोटा मोटा काम करते हैं या कहीं मजदूरी करते हैं, कोई श्रमिक हैं, ठीक है, उन लोगों का डाटा तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसी के तहत ई श्रम कार्ड बनवाए जाएंगे। जैसे कि आने वाली समस्याओं से उनको पहले से अवगत हो जाए और जो मजदूर लोगों को सहायता या कोई भी सुविधा देने के लिए आसानी रहे। चलिएगा, इसको बनवाते कैसे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, राष्ट्रीय संकट से निपटने हेतु केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सहायता देना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कोविड-19 जो बीमारी आ गई, इसके तहत हर राज्यों में, जहाँ तक पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, फिर दोबारा ओमिक्रॉन वायरस आ गया, फिर लॉकडाउन लगने की संभावना है। तो ये पोर्टल के तहत जितने भी मजदूर हैं उनके पास भारत सरकार के पास डाटा होगा और उसी के अकॉर्डिंग उनको ऐसी आने वाली राष्ट्रीय संकट, जैसे कोविड-19 आ गया, भविष्य में ऐसे भी कोई समस्या आ गई तो उसके तहत आपने देखा होगा कोविड-19 के तहत जो मजदूर हैं इधर से उधर जाते आवागमन कर रहे थे, बड़ा समस्या हो रही थी अपने घर के वापस लौटने के लिए या एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए आते हैं, तो उन्हें बड़ा समस्या से जूझना पड़ा, ठीक है। तो लोग जो सोशल वर्कर हैं उन्होंने लोगों की सहायता की, तब वो जाके अपने घर पहुंच पाए। तो इसी से क्या होगा, भारत सरकार इससे अपना डाटा तैयार कर लेगा कि कितने भारत में मजदूर हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत उन्हें राष्ट्रीय संकट के तहत उन्हें कुछ सुविधा शुल्क दे दी जाएगा, जिससे कि वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तो इसलिए भारत सरकार ने इस पोर्टल लॉन्च किया है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय संकट के तहत, ठीक है, उनको सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कि यार अभी देखा आपने कि भारत सरकार ने बोल तो दिया हर किसी के खाते में ई श्रम कार्ड के तहत 1,000 रुपये डाले जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे दुर्घटना युक्त बीमा देना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा देना, बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं आएंगी, इसी के तहत आएंगी। वो आप मजदूरों को द्वारा या कामगारों को या जो सेल्फ छोटे छोटे काम करते हैं मजदूर को, आदमी क्या नहीं करता, मजदूर को उन्हें सुविधा उपलब्ध करा सके। देखिएगा, इसको बनाने के लिए, इसको पंजीकृत करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन पंजीकृत कर सकता है। इसके लिए देखिएगा, पहला पॉइंट आता है एक असंगठित कामगार जिसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो। क्या करता है, इसको बनाने के लिए असंगठित कामगार होने चाहिए। असंगठित कामगार उनको बोलते हैं जो सेल्फ का छोटा मोटा कोई व्यापार कर रहे हैं, या जो मजदूर होते हैं उनको बोलते हैं असंगठित कामगार। वो लोग जिनकी आयु 16 से लेकर 59 वर्ष के बीच में आती है, जिनकी आयु वर्ष 16 साल से लेकर 59 वर्ष के बीच में आती है, वो लोग इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आता है EPFO या ESIC या फिर NPS का सदस्य ना हो। मतलब कि ये अपनी देसी भाषा में बताता हूँ आपको, मतलब कि जो कोई सरकारी व्यक्ति ना हो उसका ये पंजीकृत नहीं हो सकता, या फिर कोई लाभित पद पर ना हो उसका भी पंजीकृत ना हो। ये कोई व्यक्ति सरकारी हो या लाभित पद पर हो तो उसका इसमें पंजीकृत नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है जिनका NPS खाता या EPFO खाता ये जारी ना हो
अगर इन व्यक्ति को ये सब कुछ जारी है था उनका पंजीकरण ना हो, इनका ये खाता का जारी है तो उनका पंजीकरण नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है सरकारी व्यक्ति का या लाभित व्यक्ति का किसी भी लाभ के पद पर वो है तो वो इसमें पंजीकरण नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जैसे लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं इसको बनवाए कैसे, तो बनवाने के लिए पंजीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले हम eShram.government.in इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, जैसे ही इसका परफॉर्मर खुल के आ जाता है तो उस परफॉर्मर में हमें क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो भरना पड़ेगा। अच्छा, आधार कार्ड नंबर क्यों मांग रहा है यार, बच्चों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये फैंटा आ रहा है, ये आधार कार्ड क्यों मांग रहा है, कई बार बैंक से पैसे नहीं चुरा ले या मेरे बैंक से कोई समस्या खड़ी नहीं करते, मेरा आधार कार्ड जुड़ा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आधार कार्ड जोड़ने से एक फायदा होगा भारत सरकार को कि हर व्यक्ति का उनके पास डाटा होगा, जो भी मजदूर होगा या कामगार होगा उनका हर एक व्यक्ति का डाटा होगा और डबल डाटा नहीं होगा, एक सिंगल डाटा होगा, तरीके से होगा। तो इसलिए सबसे पहले सभी का आधार कार्ड मांगा गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, उसके बाद इससे आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बना है तो उसमें मोबाइल नंबर डाला जाता है, वो मोबाइल नंबर उसके पास होना चाहिए, क्योंकि जब से इसमें आधार कार्ड लिंक करेंगे हम उसी टाइम उसमें OTP जाएगा जिसमें इसका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल नंबर नहीं है, खो जाता है, या जिन लोगों को पता नहीं मोबाइल नंबर क्या लगाया था हमने या वो नंबर बंद हो चुका है, तो उनके लिए क्या करेंगे, किसी भी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस जो सेंटर है उन पर जाकर अब बायोमेट्रिक के द्वारा वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर हो, अगर होता है तो सुविधा शुरू होता है तो वो व्यक्ति स्वयं बना सकता है घर पे बैठ के मोबाइलों से अपने। बट जिनके पास अगर मोबाइल नंबर नहीं है आधार कार्ड से लिंक वाला, तो वो क्या कर सकता है, अपने अंगूठे के माध्यम से बायोमेट्रिक के थ्रू वेरिफिकेशन करा कर CSC सेंटर से वहां से बनवा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है, इसमें अगर भरने के बाद तीसरा भरना पड़ेगा IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या। इसमें क्या है, आपको खाता संख्या भरनी पड़ेगी, इसमें IFSC कोड भी डालना पड़ेगा और बैंक का नाम, तीन चीज आएंगी, IFSC कोड और खाता संख्या, ठीक है, और उसी से वो डाटा कलेक्ट कर लेगा। जैसे कि सपोज भारत सरकार को कुछ सुविधा देती है, जैसे कि 1,000 रुपये देने वाली है सभी को, तो वो सुविधा सीधे उनके बैंक खाते में जाए कि 20 के व्यक्ति को ना मिले। देखो आपने देखा जो सरकारी योजना आती है तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए भारत सरकार एक अच्छा फंडा अपना रही है कि सभी का पर्सनल खाता संख्या ले रही है इसमें और IFSC कोड ले रही है, जिसके माध्यम से सीधे किसी बीच के लोगों को ना देकर सीधे जिन लोगों ने ये बनवाया है तो उनको सीधे खाते में पहुंच सके। ये बहुत अच्छा काम है भारत सरकार का। तो इसमें आगे देखते हैं, कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं, सर इसमें फायदे क्या है, इसमें ये कब तक जारी रहेगा, हमें दोबारा रिन्यूअल तो नहीं कराना पड़ेगा, या इसमें क्या डिजिट है, क्या सिस्टम है, तो वो आप लोगों के क्वेश्चन सारे क्लियर करता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं इसमें UAN नंबर मिलेगा 12 अंकों का। इसको बनाने के बाद आपका ये जो कार्ड बन जाएगा eShram कार्ड, उसमें 12 डिजिट लगे होंगे, 12 अंक लगे होंगे और वो उसको बोलते हैं UAN नंबर। ये हमेशा के लिए स्थायी होगा, मतलब कहने का अर्थ है, आपने पहले देखा होगा जो हमें लेबर कार्ड होता था पहले, उसी के तहत eShram कार्ड आया है। लेबर कार्ड में क्या है, हर 1 साल बाद या 5 साल बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ता था, परंतु जब किसी व्यक्ति को eShram कार्ड बन जाएगा ना, उसमें 12 अंकों दिए होंगे नीचे, और जैसे आधार कार्ड में दिए होते हैं उसी तरह से 12 अंक दिए होंगे, और वो अंक हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। वो दोबारा उसको ना रिन्यूअल कराना पड़ेगा ना दोबारा बनाना पड़ेगा, एक बार बन जाएगा वो परमानेंट हमेशा काम करेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आता है 2 लाख का दुर्घटना बीमा, ठीक है, इसको कार्ड को बनवाने के बाद जिन लोगों पर यह कार्ड उपलब्ध हो गया उसे 2 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है इसमें राष्ट्रीय संकट के समय आवश्यक सहायता प्रदान करना, जैसे कि अभी कोविड-19 या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटित हो जाए, ठीक है, या कोई अदर महामारी आ जाए, तो उसी के तहत राष्ट्रीय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उन कामगारों को, उन मजदूरों को eShram कार्ड जिनके पास उपलब्ध है उनको सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है बैंक खाते से कोई कटौती नहीं हुई। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा इससे खाता लिंक हो जाएगा तो कोई हमारा खाते से पैसे नहीं काट ले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी के खाते से कोई
कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि किसी खाते से पैसे खींच लिए या भारत सरकार उसको पैसे निकाल लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आधार कार्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका हर एक डाटा उनके पास कलेक्टर है, उन्हें अभी समस्या न हो और आप लोगों को सुविधा देने में। ठीक है, तो इसलिए आधार कार्ड लिया जा रहा है, कोई विशेष रूप से नहीं, क्योंकि आधार कार्ड से सारा डाटा जो होगा एक सही तरह से सीक्वेंस रूप से उनको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का कोई पैसा नहीं काटा जाएगा बैंक खाते से। चौथा पॉइंट आता है इसमें, जीवन भर के लिए बेहतर है या नहीं। तो हाँ दोस्तों, ये जीवन भर के लिए बेहतर रहेगा, दोबारा आप इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बन जाएगा वो हमेशा ही काम करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्प डेस्क नंबर। यदि अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए या कोई समस्या आती है इससे संबंधित, तो भारत सरकार ने एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 14434। उस पर जाकर कॉल करके आप लोग इसकी सुविधा के बारे में या किसी भी चीज़ की समस्या के बारे में पूछ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शैक्षिक योग्यता। कुछ लोग कहते हैं ये पर्सनल किसी की योग्यता होनी चाहिए इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अयोग्य होने के बाद साथ साथ निरक्षर हो या साक्षर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कामगार हो, मतलब कुछ भी काम करता हो, कामगार क्या करता है, इसमें एक लिस्ट दी हुई है, उन लिस्टों को कोड भरने पड़ते हैं। वो कामगार हो, उसमें सारे जितने भी हैं शायद 351 पेज हैं, उन पेजों के अकॉर्डिंग सभी के कोड दिए हुए हैं, उनको वर्ग दिया होगा, उन कोड को इसमें लिखना पड़ता है। आप क्या काम करते हो, तो इसमें जरूरी नहीं है, शैक्षिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कृषि श्रमिक एवं भूमिहीन किसान को पंजीकरण होगा। अच्छा, किसानों में कौन लोग कर सकते हैं, जो किसानों के मजदूर हो, जिनको बोलते हैं कृषि श्रमिक, जो किसान की जो खेती के काम करते हो उनको, या भूमिहीन किसान जिनके पास भूमि नहीं है, वो लोग ही पंजीकृत कर सकते हैं, या जिनके पास भूमि है, जिनके पास 2-4 बीघा खेत है, ठीक है, उनके नाम में है, या 2-4 एकड़ जमीन है, या फिर ये कोई मतलब पर्सनली बहुत जमींदार है, तो वो लोग इसमें पंजीकृत नहीं कर सकते। इसमें वही लोग पंजीकृत कर सकते हैं जो कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही पंजीकृत कर सकते हैं, जो किसान को काम करते हो और जिनके पास कोई अपने पास का खुद खेती ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है PMSBY योजना। इस योजना के तहत, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रधानमंत्री बीमा योजना। इसके तहत हर व्यक्ति के खाते से प्रति वर्ष, ज़्यादा नहीं, कटने की बात करें तो पैसे नहीं कटेंगे, हर व्यक्ति के खाते से 12 रुपये की दर से कटौती होगी प्रति वर्ष। एक साल में सिर्फ 12 रुपये कटेंगे। वो क्यों कटेंगे, जैसे कि वो सिर्फ इसलिए कटेंगे जैसे कि आपके मैसेज वगैरह आना, या आप अपनी जानकारी कुछ प्राप्त करते हैं, तो वो जानकारी आपको मैसेज के थ्रू दी जाएगी, तो उसका थोड़ा सा मैसेज का चार्ज लगेगा और कोई चार्ज लगेगा। जैसे 1000 रुपये आएगा, आप खाते की जानकारी चाहिए आपको, तो उसकी जानकारी के लिए आपको मैसेज आएगा, तो उसका डाटा तैयार करने के लिए या आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मैसेज प्राप्त होती है, उस जानकारी को उस पर थोड़ा पैसा खर्च होता है, तो इसके लिए एक सेटअप बनाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा लागत आती है, नेटवर्किंग वगैरह, नेट वेट का खर्चा आता है, तो उसका भी देखना पड़ता है भारत सरकार को। तो इसीलिए प्रति वर्ष सिर्फ 12 रुपये कटेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ही दे रही है उसको पैसे को, उसी में तो 12 रुपये काट लेगी, क्योंकि वो काम एक प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी आ जाता है। तो इसलिए भारत सरकार ने आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी के थ्रू आप लोगों को मैंने सारी ई श्रम के कार्ड में बताया कि ई श्रम कार्ड को कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या योजना है, इसको किस तरह से बनवाते हैं, वो आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी। अगर कोई भी फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया जिससे कि आप लोगों को ई श्रम कार्ड की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूज थे ई श्रम कार्ड को लेकर, सर इसका प्रयोग कहाँ करें, लोगों ने मुझसे पूछा, तब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी पर्सनली, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ई श्रम कार्ड को किस तरह से बनाएं, हम घर बैठे बना सकते हैं क्या नहीं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगता बनाने में। तो ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता, आप घर बैठे बना सकते हो, या किसी CSC सेंटर से भी बनवा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और इसके क्या महत्वपूर्ण काम थे वो मैंने बता दिया। ठीक है, और भारत सरकार ने इसके लिए क्यों लॉन्च किया, भारत सरकार का भी काम बता दिया, इसका उद्देश्य क्या था वो भी बता दिया। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मेरी वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर थोड़ी बहुत अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, अगर कमी हो या कोई अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि सर को और भी हम अच्छा बोला तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।